सीटेट जूनियर लेवल सामाजिक अध्ययन इतिहास हमारे अतीत जो भाग थर्ड है, कक्षा 8 का इतिहास है। कक्षा 8 की पुस्तक से जो एनसीईआरटी पर आधारित है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया गया है जो कि सीटेट के लिए काफ़ी लाभदायक है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाला जाए। तो बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम मुगल शासक थे। तो डलहौजी ने ऐलान किया था बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाला जाए। आपको ध्यान देना है कि किसने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से निकाला जाए। डलहौजी ने किया था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके पुत्रों को बादशाह ना बनाकर केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये फैसला किसने लिया था? कैनिंग ने लिया था कि भाई बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके पुत्रों को बादशाह ना बनाकर केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1850 में बने कानून से ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून के अनुसार अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही होगा। अगर मतलब कोई भी भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बंगाल के सूबेदार सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी कि सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। तो सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किसने करवाया? अवधी भाषा में ये सीताराम ने अपने संस्मरण लिखे थे और नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। 1857 के विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। तो मेरठ से शुरू यह बगावत 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो 1857 के विद्रोह ने जो कंपनी थी उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे जो थे उनको बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। मेरठ के सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो ये मेरठ के सिपाहियों को नए कारतूस पर ऐतराज था और यहीं से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। स्वर्गीय पेशवा राव बाजी के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने खुद को पेशवा और नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। कद्र ने भी अपना किसको? बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। तो वो मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। तो राजगढ़ की रानी पता कर सकते हैं अवंतीबाई, और वो कितने सैनिकों के साथ? 4000 सैनिकों की फौज तैयार कर अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, उनकी लीडरशिप की। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों की आंखों के सामने
गोली मार दी और पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बादशाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो आप एक बार थोड़ा सा कहानी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और यहाँ 60 क्वेश्चन आते हैं जो कि कक्षा 6, 7, 8 की किताब होती है, उसमें आपका ये ज्योग्राफी और आपका जो है पॉलिटिकल और हिस्ट्री, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो आपका पूरा पेपर वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो वहीं से ये वन लाइनर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लाभ मिले। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपे गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किसका ओहदा दिया गया? वायसराय का ओहदा दिया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के बजाय अब कहाँ से? गोरखा, सिखों, पठानों से सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने बाद में फैसला ले लिया कि भाई भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में ओडिशा के खुर्दा नामक राज्य में हुई और इसके शासक वीर किशोर देव थे। तो जैसी घटना मतलब 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की घटना पहले 1817 में उड़ीसा के खुर्दा नामक राज्य में हुई और इसके शासक कौन थे? वीर किशोर देव थे। चीन ने दक्षिणी भाग में से 1850 से 60 के मध्य ताइपिंग विद्रोह हुआ। यानी कि चीन के दक्षिणी भाग में 1850 से 60 के मध्य ताइपिंग विद्रोह हुआ, जिसमें होंग जिक्वांग के नेतृत्व में हजारों लोगों ने साम्राज्य में शांति की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। होंग जिक्वांग ने ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि चीनी धर्मों के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? वो कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि चीनी धर्मों के खिलाफ थे। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई लोहा और इस्पात जो पनपने लगा तो कारखाना, दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कौन? ब्रिटेन। 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे था। भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। अभी प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द थे, विभिन्न शब्द थे, इनको देख लीजिए। मसलिन, यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मौसूल शहर में देखा गया। यानी कि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मैसूल शहर में देखा गया। जो सूती कपड़ा होता है सबसे पहले इराक के मैसूल शहर में देखा था। इसी के आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहने लगे। क्या कहने लगे? मसलिन, मलमल कहने लगे। कैलिको, पुर्तगाली केरल के कालीकट के मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। पुर्तगाली केरल के कालीकट से मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और वे बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कालीकट से
निकला शब्द कैलिको कहने लगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैलिको पुर्तगाली केरल के कालीकट के मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए और बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कालीकट से निकला शब्द कैलिको कहने लगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। पीस गुड्स, यूरोपीय व्यापारी 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े थान को पीस गुड्स कहते थे। जो यूरोपीय व्यापारी थे 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े थान को क्या कहते थे? पीस गुड कहते थे। सिट्ज, छापेदार सूती कपड़ों को सिट्ज कहा जाता था और ये हिंदी के छींट शब्द से निकला है। कहते नहीं है छींट के कपड़े, तो सिट्ज क्या है? यानी कि हिंदी के छींट शब्द से निकला है। बंडाना, इस शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। बंडाना, बांधना, अरे बांधते जैसे सिर पर बांध दिया, बांधना, बंडाना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बांधना से निकला है बंडाना, जो हम सिर पर कपड़ा बांध लेते हैं। देख लीजिए बंडाना डिजाइन ये है, ये देखिए आप। सत्रह सौ 20 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो सूती कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी ब्रिटिश सरकार ने। तो कौन सा अधिनियम पारित किया? कैलिको अधिनियम पारित किया। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। स्पिनिंग जेनी क्या थी? ऐसी मशीन थी जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। 1786 में रिचर्ड राइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़ों की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। तो रिचर्ड राइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया और सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। प्रसिद्ध बुनकर बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत की साले और जो है कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय, ये प्रसिद्ध बुनकर थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमीन, दक्षिण भारत के साले, कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय। दक्षिण भारत के साले, कैकोल्लार तथा देवांग समुदाय। तो प्रसिद्ध बुनकर भी पता कर लेते हैं वो। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहा जाता है। औरांग, फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? औरांग कहा जाता है। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। पटोला डिजाइन, ये देखिएगा, ये पटोला जो डिजाइन है ये है। अठारह सौ 80 के दशक में भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। ब्रिटेन में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आपको ध्यान देना है, यानी कि 1880 के दशक में भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था और ब्रिटेन में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। तब पश्चिम भारत के सोलापुर, तब की बात कर रहे हैं, देखिए, पश्चिम भारत के सोलापुर, दक्षिण भारत के मदुरै में बुनकरी के नए केंद्र खोले गए तभी। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के बाद चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो चरखा भारत की पहचान बन गया था और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई, जिसमें कताई विभाग में
ज़्यादातर महिलाएं तथा बुनकर विभाग में पुरुष होते थे। तो ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। भारत में पहली सूती मिल, कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई, जिसमें कताई विभाग में ज़्यादातर महिलाएं और बुनकर विभाग में पुरुष होते थे। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाई लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। तो टीपू सुल्तान जो थे, द स्वॉर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मनों के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। जो टीपू की तलवार थी वो बहुत ही सख्त और पैनी थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था। तो ये जो तलवार थी, तलवार में ये गुण क्यों था? कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 22 तक अध्ययन किया। तो आप देखिए, ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ। विश्वविख्यात वैज्ञानिक बिजली व चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया था। तो कह सकते हैं भाई किसने अध्ययन किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। तो देखो, ये तलवार है टीपू सुल्तान की तलवार। इस तलवार में कार्बन की मात्रा अधिक थी। देखो, 1904 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोहराबजी टाटा को अगरिया समुदाय से रजहारा पहाड़ियों का पता चला। किससे पता चला? अगरिया समुदाय से रजहारा पहाड़ियों का पता चला, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। ठीक है, जो जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे दोहराबजी टाटा को अगरिया समुदाय से रजहारा पहाड़ियों का पता चला, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। स्वर्णरेखा नदी के तट पर जमशेदपुर नामक एक औद्योगिक शहर बसाया गया। यहाँ टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। तो ये आपको ध्यान देना है, जमशेदपुर नामक एक औद्योगिक शहर बसाया गया। 1914 में पहला विश्व युद्ध के दौरान टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। टिस्को को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1919 तक स्थिति यह हो गई, टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। टिस्को में जो बनने वाला 90% इस्पात था, उसको औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। तो देखिए, ये वीडियो था आपके लिए, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। आपकी परीक्षा बहुत करीब है, 31 जनवरी में परीक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर होगा। आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आप, और इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स दें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें।